हेलो 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 बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो, मस्त हो। जिन बच्चों का एनएससीजीएस निकल चुका है उनके लिए आईएनजेएसओ की कहानी शुरू होने वाली है, तो बहुत ही बधाई हो। लेकिन जिन बच्चों का एनएससीजीएस किसी भी कारणवश या नहीं निकल पाया या निकल गया तो एकदम बिल्कुल एज पॉइंट पे निकला है, जहां पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर कि मैं आईएनजेएसओ क्रैक कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर ऐसे किसी सिनेरियो में बैठे हैं और साथ ही साथ मन में यह भी कंफ्यूजन आ चुका है कि सर एज निकल गई है एनएसईजीएस में, अब क्या करें? व्हाट इज माई नेक्स्ट स्टेप फॉर एनएसईजीएस? एनएसईजीएस का मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये मुझे देखना है। तो अब उन बच्चों के लिए मैं सबसे पहले बात करूंगा, क्लास 10th के बच्चों से पहले मैं बात करूंगा डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2011 के बीच में है, इसका मतलब आप एनएसईजीएस के लिए एलिजिबल हैं। इस साल मतलब 2024 में जो एनएससीजीएस होगा, इसका 2025 में आईएनजेएस होगा, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप 2009 के बॉर्न हैं तो अब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म हो जाता है, मतलब अब आप एलिजिबल नहीं रहे। और अगर आप क्लास 10 में, क्योंकि मोस्ट वाले 2009 के बच्चे क्लास 10th में होते हैं, बहुत रेयर होता है कि 9th में हो, लेकिन फिर भी अगर आप 10th क्लास में, तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं फॉर द स्टैंडर्ड ओलंपियाड वो बचते हैं 4। एनएसईपी के साथ ही आपका एनएसईए कंबाइन हो जाता है, तो इसमें आपको लास्ट में एक बूस्टर डोज लगा देते हैं एस्ट्रोनॉमी की, उससे आपका काम हो जाता है। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे कहानी है और किन किन चीजों को हमें बेहतर तरीके से समझना है। पहले समझना, अगर आप क्लास 10th में हैं और अब आप एनएसईएस के क्राइटेरिया के लिए फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास क्लास 10th में ये ऑप्शंस हैं। अगर आप फॉल करते हैं नीट कैटेगरी में, तो नीट कैटेगरी में तो आपके लिए ऑप्शन बन जाता है, मतलब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन होता है बायोलॉजी ओलंपियाड और इन दोनों में कोई एक। और अगर आप जेई कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास इधर के ऑप्शंस बन जाते हैं। अब आपके मन में आता है कि सर मैं कैसे सेलेक्ट करूं, तो सिलेक्शन का सबसे पहला क्राइटेरिया, सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर ऑल, वो मैं हर जगह लिखता हूं कि दिल की सुनो। आपका मन क्या कह रहा है, ये कॉमन टू ऑल है, मतलब आपके लिए कोई नहीं है। सिंपल सी चीज है कि दिल के, अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है तो आप केमिस्ट्री को लीजिए, अगर आपको बायो पसंद है बायो लीजिए, फिजिक्स पसंद है फिजिक्स लीजिए, मैथ पसंद है तो मैथ ले लीजिए, ठीक है, मैथ लवर है तो मैथ ले लीजिए। आपने कहा सर ठीक है सर, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि मुझे फिजिक्स भी अच्छी लगती है, मुझे मैथ्स भी अच्छी लगती है, तो मैं किसको कैसको लें, कैसे लें और कितने मैं चूज कर सकता हूं? तो पहला है कि यस यू कैन चूज 2, वन शुड बी योर प्राइम टारगेट। तो चॉइस कितनी होनी चाहिए? आपने कहा सर अगर मैं बहुत अच्छा हूं तो मेरे पास 2 की चॉइस होती है, वन होता है मेरा प्राइम टारगेट और दूसरा होता है मेरा रेगुलर टारगेट, नॉट प्राइम। तो आपने कहा सर दोनों में क्या मतलब होता है? मैंने कहा देखो, प्राइम टारगेट का मतलब है कि इसकी प्रिपरेशन अप टू सेकेंड लेवल, प्राइम का मतलब है सेकेंड लेवल प्रिपरेशन, मतलब इसमें इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि हम सेकेंड लेवल तक की प्रिपरेशन को जान लगाएं, उस लेवल तक जाएं। और रेगुलर टारगेट का मतलब होता है फर्स्ट लेवल प्रिपरेशन। तो आपने कहा मतलब, मैंने कहा जैसे आप फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी करते हैं तो आपने फिजिक्स ओलंपियाड में फिजिक्स का जेई लेवल मतलब एचसीवी लेवल कुछ क्वेश्चन इरोडो के कर लिए, वो बेसिक काम चल रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली एनएससीबी टारगेट करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा आप प्रॉपर एचसीवी भी लगाएं और उसके बाद प्रॉपर एचसीवी के साथ कुछ क्वेश्चन इरोडोव के, कुछ क्वेश्चन क्रोटोव के, कुछ क्वेश्चन अच्छी अच्छी बुक्स के पाथफाइंडर के लगाइए और कुछ क्वेश्चन आप आईएनपीएचओ के पीवाईक्यूज भी करिए, क्योंकि जब आपको गैप मिलेगा एनएससीपी के बाद आईएनपीएचओ के बीच, वो 1.5 महीने का होता है या 2 महीने का मान लीजिए, लगभग लगभग कई बार मिड ऑफ जनवरी में करा देते हैं, कई बार एंड ऑफ फर्स्ट फरवरी में करा देते हैं, तो 2 सवा 2 महीने का गैप आपको मिलता है। उसमें कई बार प्रिपरेशन को उतनी ज्यादा ऊंचाई नहीं दी जा पाती है, उतना ज्यादा डेप्थ नहीं खींच पाते जितना आप रेगुलर पढ़ाई में खींच सकते हैं। तो बेहतर होता है कि आप एक को प्राइम लें और एक को रेगुलर टारगेट। प्राइम का मतलब सेकंड लेवल और रेगुलर का मतलब हो गया फर्स्ट लेवल, ये आपको टारगेट लेके चलना है। अब आपने कहा सर मैं कैसे चूज करूं, हाउ टू चूज? तो पहला हाउ टू चूज का मतलब है दिल की सुननी है, तीनों में, चारों, जिसमें आपको आवाज आ जाए चारों में से आप उसको चुने, लेकिन चूज 2 को करें, ठीक। 2 पेपर अच्छे होते हैं तो आप जेई और नीट दोनों की प्रिपरेशन में आपको बहुत फायदा मिलता है। आपने कहा सर किसको बेहतर, किसको चूज करना आपकी तरफ से रिकमेंड होता है? तो मैंने कहा देखो, अगर जेई एस्पिरेंट है या नीट एस्पिरेंट है तो एनएसईपी एक ऐसा एग्जाम हो जाता है जिसके थ्रू आप फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी दोनों को अच्छे लेवल पे बांध लेते हैं।
क्योंकि एनएसईए के अंदर अगर मैं पोर्शन की बात करूं तो फिजिक्स का पोर्शन भी आता है, मैथ का भी आता है और एस्ट्रो का भी आता है। तो फिजिक्स का पोर्शन मतलब लगभग लगभग आप मान के चलिए कि आपको 20 क्वेश्चन, 19-20 क्वेश्चन आपको एस्ट्रो के देखने को मिलते हैं, तो 14 से 15 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के भी देखने को मिलते ही मिलते हैं, मतलब ये आपको देखने को मिलता है। तो लगभग 19 क्वेश्चन के लगभग आपको, अगर आप मैं बात करूं तो 60 क्वेश्चन में से तो लगभग 19 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एस्ट्रोनॉमी के अराउंड के, जिसमें एस्ट्रोनॉमी ही पूछी गई, ग्रेविटेशन के साथ क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन 15-20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के अराउंड तो आपको मिलते ही मिलते हैं फिजिक्स में, और बाकी बचे 15 मैथ्स के साथ भी रहते हैं, और कभी कभी इनके बीच में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता रहता है। तो आप एनएसईपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एनएसईपी में आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे और फिजिक्स पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं आपके लगभग ग्रेविटेशन और एनएसईपी फिजिक्स मिला के लगभग आपके एस्ट्रोनॉमी के 20-25 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में कुछ तो फिजिक्स के ही आएंगे और कुछ ग्रेविटेशन के हो जाते हैं, तो काफी हद तक टारगेट अचीवेबल हो जाता है। मैथ्स आपको आती होती है, तो ये एक तीर से दो निशान लग जाते हैं एनएसईपी और एनएसईए के। एस्ट्रोनॉमिक में हम लास्ट में एक पंच मारेंगे कि आपको, जिसके थ्रू आपके एस्ट्रोनॉमिक काफी हद तक क्वेश्चन सही हो जाएंगे, वो भी ठीक रहता है। तो मेरी अगर बात करें, अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वंडरफुल ऑप्शन। इसके साथ आप क्लब कर सकते हैं आईओक्यूएम को, क्योंकि आपको मैथ्स का साथ मिल जाता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन कई बार यह भी रहता है कि आप ये कर लें प्राइम और ये कर दें रेगुलर, और इन दोनों को लीव कर दें, तो ये हो जाएगा फॉर जेई एस्पिरेंट। जेई एस्पिरेंट, तो यहां से आपका टारगेट लगभग 3 ओलंपियाड डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं, और 3 ओलंपियाड पे बेहतर आप काम कर भी लेते हैं। आईओक्यूएम में कई बार बच्चों को हिंड्रेंस ये आता है कि सर मैं मैथ्स लवर तो हूं, लेकिन चूंकि जेई में ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो मन में ऐसा लगता है कि सर क्यों उनकी इतनी ज्यादा पढ़ाई करें, क्या करें, जबकि उनसे अप्रोच डेवलप होती है, लेकिन उतनी पढ़ाई करने का मन, इच्छा नहीं जागृत होती जितनी एनएसईपी के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली सिलेबस एग्जैक्टली सेम होता है विद द जेई। तो इसके एक एक सिलेबस का एडवांटेज तुमको जेई मिलेगा, और मैथ्स के साथ ये थोड़ा सा कम एडवांटेज आपको देखने को मिलता है, इसलिए कुछ बच्चों के मन में ये बात आती है। लेकिन जबकि मैं बार बार बोलता हूं कि वो सब्जेक्ट डायरेक्टली जेई में नहीं आते, बट इनडायरेक्टली वो आपके लाइफ में बहुत सपोर्ट करते हैं और आपकी अप्रोच बहुत अच्छी बिल्डअप करते हैं। तो ऐसा नहीं, बट हाँ, एक थॉट का तो प्रोसेस रहता ही रहता है, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिजिक्स का सिलेबस डायरेक्टली अलाइन होता है और केमिस्ट्री सिलेबस डायरेक्टली अलाइन होता है जेई के साथ, और सेम गोज विद एनएसईबी ऑल्सो। तो अगर आप नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एनएसईबी और एनएसईसी का टारगेट ले सकते हैं, या एनएसईसी और इन दोनों का टारगेट ले सकते हैं। तो अगर आप नीट हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये आप प्राइम टारगेट रख लें, और इन दोनों में से किसी का भी एक रेगुलर रख लें, एक ये वाला ऑप्शन भी बना सकते हैं, और एक इसको प्राइम लेके इसको रेगुलर रख सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन। क्योंकि जैसे आपने फिजिक्स को लिया तो आपके 3 ओलंपियाड क्रैक हो जाते हैं नीट वालों के लिए, जेई वालों के लिए आईओक्यूएम प्लस एनएसईपी का ऑप्शन होता है, और कई बच्चों को देखो एनएसईपी और एनएसईसी इन दोनों का ऑप्शन क्लास 11th और 12th में सही चलता है, लेकिन 10th में क्या होता है ना, क्योंकि फिजिक्स में भी बहुत कुछ पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी बहुत कुछ पढ़ना है, और दोनों को ही एक अपर लेवल पर ले जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है 10th के बच्चों के लिए। तो आईओक्यूएम तो चल जाता है क्योंकि आपने आईओक्यूएम में पढ़ा होगा, लेकिन केमिस्ट्री उतनी डेप्थ में नहीं पढ़ी हो, तो ये कॉम्बिनेशन कम काम करता है। एनएसईपी, एनएसईए और एनएसईसी ये कम काम करता है क्योंकि बहुत सारी डेप्थ इन्वॉल्व होती है। बट अगर आपने पहले से ही प्रीवियसली काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यस, आप इनमें भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे आईओक्यूएम प्लस एनएसईपी रखते हैं, जिसमें आईओक्यूएम को लेस टारगेट जोन में रखते हैं और इसको हायर टारगेट जोन में रखते हैं। कई सारे बच्चे एनएसईसी के साथ आईओक्यूएम को लेते हैं। मृणाल जो था, जिसका इंटरव्यू हम लोगों ने किया भी था, आपको पता, जो भी ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, उनका टारगेट आईओक्यूएम प्लस एनएसईसी का था, और जिन्होंने दोनों ही क्वालिफाई किए। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको केमिस्ट्री सच में बहुत पसंद है तो आप एनएसईसी को टारगेट करो ही करो, फिर कोई वो नहीं है, मतलब क्योंकि इससे बहुत अच्छी रास्ते आपके जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आप क्लास 11th में पहुंच चुके हैं तो आईओक्यूएम को लोअर साइड पे रख दीजिए। अगर आप क्लास 11th में पहुंच गए तो मैं वापस यहां पर बोलूंगा क्लास 10th की जगह अगर आप क्लास 11th में हैं तो फिर आप इसके साथ थोड़ा सा डाउन जा सकते हैं, मतलब ये रेगुलर में ना जाके डाउन। फिर आप एनएसईपी के साथ एनएसई और एनएसईसी, मतलब जेई एस्पिरेंट के साथ ये कॉम्बिनेशन बेहतर होता है जेई एस्पिरेंट्स के लिए। अब इसमें से कोई भी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी एक लेस इंपॉर्टेंट की तरह काम कर सकते हैं, कोई भी एक प्राइम और कोई भी एक लेस प्राइम कर सकते हैं। आईओक्यूएम में अगर आपने इसके पहले आरएमओ वगैरह कहीं लेवल पे टच किया हुआ है, लास्ट टाइम आपने आईओक्यूएम को अच्छे लेवल पे क्रैक किया हुआ है, तो यस, यू कैन चूज दिस एज ऑप्शन। बट
मतलब प्राइम टारगेट में मेरे को ऐसा लगता है जो रिकमेंडेशंस होती हैं 11th के लिए, उसमें मैं बोलता हूं क्योंकि बच्चों को जेई की बहुत सारी पढ़ाई करनी है, तीनों सब्जेक्ट देखने होते हैं और सिलेबस बहुत सारा बढ़ जाता है, मतलब आपके पास फिर पूरा कोऑर्डिनेट कोनिक सेक्शन सब कुछ आ जाता है, तो फिर आपको आईओक्यूएम के लिए टाइम निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने पहले से ही नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री आपकी अच्छी है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी मतलब पीएनसी और मतलब कॉम्बिनेटोरिक्स को देखना है और अलजेब्रा को देखना है, तो यस यू कैन गो फॉर दैट। बट अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आप प्रीवियसली कुछ भी नहीं पढ़ के बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि 11th में आके मैं ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी दोनों पढ़ूंगा, तो फिर वो चैलेंजिंग हो जाएगा, फिर वो नहीं पढ़ पाओगे। तो फिर आपके लिए इन दोनों में से चूज करोगे, या तो आप पढ़ोगे, इनके पास लेवल खींचना है और किसी एक को अच्छे लेवल पे पढ़ना है, तो मतलब कोई भी एक बेहतरीन लेवल पे और बाकी एक नॉर्मल लेवल पे। और जेई एस्पिरेंट्स जो है, और सॉरी नीट एस्पिरेंट्स जो है, वो इन दोनों को ले सकते हैं, इसका कॉम्बिनेशन या इसका कॉम्बिनेशन। तो ये क्लास 11th के बच्चों के लिए। और अगर आप क्लास 12th में हैं, एनएससीजेएस की एज तो खैर बहुत पहले निकल गई आपके लिए, तो मैं बात ही नहीं करनी, लेकिन 11th में कोई 10th से कई बार एज निकलती है, और 12th में है तो आप अपने बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, आपका किधर ज्यादा अच्छा चल रहा है, एनएसईपी की तरफ अच्छा है तो एनएसईपी और एनएसईसी आप दोनों टारगेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। 11th में आपको एनएसईपी प्लस एनएसईसी टारगेट करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, आसान रहता है। तो एनएसईपी और एनएसईसी आप दोनों टारगेट कर सकते हैं। अगर आप नीट में है तो आप इन तीनों में से जो भी आपको दो अच्छे लगे आप उनको टारगेट लेके चल सकते हैं, दैट इज टोटली योर पॉइंट ऑफ व्यू। बट यहां पर मैं जरूर बोलूंगा 11th के बच्चों के पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एज होती है एनएसईपी प्लस एनएसईए की। ये कॉम्बो बैच जो है ना, ये आपको बहुत एक्स्ट्रा एज दिला देता है। तो ओलंपियाड के अंदर अगर आप सच में बहुत धुआं मचाना चाहते हैं तो जूनियर में सेलेक्ट होना बहुत आसान होता है, एनएसईए के अंदर भी, और आसानी सिलेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज अगेन वेरी वेरी अमेजिंग, वेरी वेरी गुड। तो इतना छोटा सा पॉइंट है। फिर भी आपके कोई कमेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि आपने क्या चूज किया, आपकी एज निकली या नहीं निकली, और आप कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं, कमेंट में हमको बताओ, और कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो डिस्कस भी करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।